नमस्कार स्टूडेंट, गुरुकुलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक मांझविला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में समग्र शिक्षा का निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोग व नीतियों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि समावेश शिक्षा को बढ़ावा देती है और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जिसने सुझाव दिए हैं। इसके तहत हमने भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 का भी अध्ययन किया, उसके बाद आरटी 2009 का अध्ययन किया, इसके बाद अपने यूनेस्को के जो सुझाव थे उनका अध्ययन किया, बाल अधिकारों का अध्ययन किया और आज अपने वर्तमान में जो है इस वीडियो के अंदर हम बाल अधिकार से संबंधित जो यूनिसेफ की भूमिका है उसका अध्ययन करेंगे। तो यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है और इस संगठन की जो स्थापना थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में की गई थी। तो उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, कि इमरजेंसी फंड के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे थे उनके लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करता था। 1950 में इसका दायरा बढ़ा और 1953 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी संगठन मान लिया गया या बना दिया गया और इस संगठन में जो अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। इसका नाम यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड रख दिया गया कि इस प्रकार से जो बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे हैं, जहाँ नेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, तो बच्चों के वित्तीय व्यवस्था, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए, बच्चों के पोषण के लिए वित्तीय व्यवस्था करता है वो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नाम कर दिया गया, लेकिन संक्षिप्त राह पर वो यूनिसेफ ही रहा। इसी के आधार पर इसका जो गठन करने का जो सबसे प्रमुख जो श्रेय जाता है वो पोलैंड के चिकित्सक लुडविग राइमन को जाता है। इसकी प्रमुख भूमिका रही थी। यूनिसेफ में आज तक जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कई कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा प्राप्त कराने में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित कई कार्य किए हैं। विश्व भर में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, शिक्षा संबंधी, उसके कल्याण और विकास के संबंधी कई इस प्रकार के कार्य किए हैं जो इन्हें लागू किए हैं। तो यूनिसेफ का 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। तो इसी यूनेस्को के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा जो शिखर सम्मेलन हुआ 1990 का, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर बाल अधिकारों के बारे में, बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की चर्चा की गई और जो कि बालकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसी बालकों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 है, उसके आधार पर हम इसकी भूमिका को निर्धारित करेंगे कि यूनिसेफ की क्या भूमिका रही है। तो यूनिसेफ की भूमिका के अंदर हम 5 पॉइंट के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, कि स्वास्थ्य संबंधी क्या सुझाव दिए उन्होंने। उत्तरजीविता, यानी कि बच्चे की उत्तरजीविका के बारे में किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए। स्त्री स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे का विकास तभी होगा यदि उसकी माँ स्वस्थ है, तो स्त्री स्वास्थ्य भी इसमें ध्यान दिया गया कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक स्वस्थ माँ का होना जरूरी है, तो स्त्री स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया। पोषण के बारे में भी, कुपोषित न हो बच्चा, इसके लिए भी ध्यान दिया गया। जन्म से पहले का भी ध्यान, जन्म के बाद भी उसको पोषण मिले, इस प्रकार की व्यवस्था। शिक्षा संबंधी, जब पोषित हो उसके बाद में शिक्षा की व्यवस्था की गई और शिक्षा के साथ साथ उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए ताकि वो सही ढंग से उसका लालन पालन हो सके और जिस समाज में रह करके आत्मनिर्भर रूप से वो रह सके। इस प्रकार से हम पॉइंट टू पॉइंट इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम यूनिसेफ की भूमिका बाल अधिकारों के बारे में रही, किस प्रकार की चर्चा की गई, किस प्रकार के प्रयास यूनिसेफ के द्वारा किए गए बाल अधिकारों की रक्षा के लिए या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए। सबसे पहले है स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। स्वास्थ्य संबंधी
सुझाव। तो स्वास्थ्य संबंधी सुझाव यूनेस्को ने, या बार यूनेस्को के ऊपर ने ध्यान कर लिया, यूनेस्को का यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ ने जो कहा था कि यूनिसेफ ने शिखर सम्मेलन में विश्व के सभी बालकों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और बालकों के स्वास्थ्य के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव जो प्रस्तुत किए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो सुझाव दिया था, पोलियो को मिटाने का संकल्प। नंबर 1 है पोलियो को मिटाने का संकल्प। हम इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे, पोलियो को मिटाने का संकल्प। तो यूनिसेफ ने यह संकल्प लिया था कि बच्चे का स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, बच्चे एक सही ढंग से पालन पोषण हो, उसमें कोई विकलांगता ना हो। तो एक जो पोलियो है विकलांगता का कारण बनता है, तो इसका उन्मूलन करना चाहिए, विश्व स्तर पर उन्मूलन होना चाहिए, तभी ये पोलियो खत्म हो सकता है। तो इसकी संकल्पता के लिए पोलियो अभियान चला, विश्व स्तर पर चला, भारत में चला, भारत के अंदर अभी भी समय समय पर पोलियो अभियान चलता है ताकि कोई इस प्रकार का केस नहीं आ जाए जिससे कि पोलियो दोबारा हो जाए। तो एक विश्व स्तर पर, व्यापक स्तर पर पोलियो अभियान चलाया गया यूनिसेफ के द्वारा, और इसके लिए उसको उन्होंने सुझाव दिए। तो यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया, जिससे कि सभी बालकों को विकलांगता से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए पोलियो की खुराक पिलाकर बालकों को पोलियो रोग से दूर किया गया और पोलियो मुक्त विश्व के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो पोलियो को मुक्त करने के लिए विश्व स्तर पर सुझाव दिए गए और पोलियो के लिए विश्व स्तर पर अभियान भी चलाया गया। इस आधार पर आज हम पोलियो को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया है और भारत के अंदर भी अभी जो समय समय पर इस प्रकार की खुराक या 2 बूंद जिंदगी अपने पोलियो के रूप में समय समय पर पिलाई जाती है। दूसरा है टिटनस। टिटनस से बचाव या टिटनस रोग का उन्मूलन। टिटनस से बचाव। तो टिटनस के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती है और उनमें अनेक प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को दूर करने के लिए इस टिटनस के टीके लगाए गए और तथा इसके बचाव संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। तो अब आज छोटे बच्चों को भी अब टीकाकरण होता है तो टिटनस के टीके लगवाए जाते हैं। इस प्रकार से टिटनस के टीकों की जो एक टीकाकरण के अंदर शामिल करते हुए बच्चों को टीकाकरण लगाना उसके लिए, जिससे कि उस रोग से बचाया जा सके, जिससे उसकी मृत्यु दर में कमी आए और वो सही रूप से पोषित हो सके। तो टिटनस के बचाव के लिए भी टीकाकरण किया जाने लगा और व्यापक स्तर पर इसका अभियान चला। तीसरा है डायरिया से होने वाली मृत्यु। तो डायरिया से बचाव, डायरिया से बचाव। तो डायरिया एक प्रकार का रोग है जिसमें छोटे बाल को दस्त लग जाते हैं, दस्त के अंदर वो फिर उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, कुपोषित हो जाता है। तो इस कारण से डायरिया से बचने के लिए होने वाली मृत्यु का एक बड़ा खतरा मानी जाती है। इससे होने वाली मृत्यु को दर को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा की गई, किस प्रकार से रोका जा सके। और आज डायरिया के उपचार के लिए एक बच्चों को टीकाकरण के रूप में भी हम टीकाकरण करते हैं। छोटे बच्चों को इनके बचाव के लिए क्या है, टीकाकरण और बूंद जो भी है दवाई वगैरह पिलाई जाती है, जिससे कि वो बच्चा कुपोषित ना हो, कमज़ोर ना हो। नंबर 4 है विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए की खुराक। तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देते हुए यूनिसेफ ने विटामिन ए की खुराक
को बच्चों को पिलाने के लिए सुझाव दिए, जिससे कि उनके जो रोग होते हैं रोगों की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, इन रोगों से बचा जा सके। आँखों के रोग के लिए विटामिन ए बहुत ही फायदेमंद है। इसी कारण से रतौंधी रोग से बचने के लिए, खून की कमी से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक समय समय पर बच्चों को पिलाई जाती है, और इसके लिए इन्होंने शिखर सम्मेलन पर प्रस्ताव पारित हुआ था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन रोगों से जब हम बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका पोषण, उसका जो विकास है अपने आप हो जाए, अपने आप सही होगा। यदि इन रोगों से जो जानलेवा रोग हैं इनके लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं और नियमित रूप से टीकाकरण किया जाता है, उसका भी सुझाव प्रस्तुत किया गया, उसको लागू किया गया। इस प्रकार से जो यूनिसेफ है वो स्वास्थ्य संबंधी जो काफ़ी अच्छे कार्य कर रही है, जिससे कि बालकों के विकास में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है आयोडीन नमक का प्रयोग। आयोडीन नमक का प्रयोग तो यूनिसेफ ने सुझाव दिया कि हमें घरों में आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, जिससे कि बचना चाहिए। तो इससे घेंगा रोग होना और उसकी मानसिक मंदता में भी मानसिक मंदता भी आती है, मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाता है बालक। तो इस प्रकार से आयोडीन नमक खिलाने से एक तो घेंगा रोग का बचाव होगा और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होगा। तो इस प्रकार से आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग और मानसिक मंदता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन की पूर्ति के लिए किए गए उपायों और उससे संबंधित रोगों को दूर करने के उपाय भी शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। इस प्रकार से शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था। तो उस आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए और आयोडीन की नमक का प्रयोग करने के लिए, उससे बचने वाले रोगों के लिए चर्चा की गई, उन्हें लागू किया गया। नंबर 6 है प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन एक बालक के विकास के लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि जितना भी भोजन के अंदर पोषण होगा वो बालक को लगेगा और बालक उसके लिए स्वस्थ होगा। तो बालक को प्रोटीन से युक्त जो भोजन मिलेगा, जिससे कि उसका विकास सही ढंग से हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था यूनिसेफ के द्वारा की गई। यूनिसेफ ने कहा कि बालकों में खून की कमी को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। बालकों को प्रोटीन युक्त भोजन और उसके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के वातावरण निर्माण करने में चर्चा की गई। इनके उपायों को भी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कि बच्चे कुपोषित ना हो, उनको एक पोषित और पौष्टिक भोजन मिले, जिससे कि बच्चे सही ढंग से विकास कर सकें और उसको प्रोटीन युक्त भोजन मिले। इसी आधार पर अपने कह सकते हैं कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जो व्यापक स्तर पर सुझाव दिए गए यूनिसेफ के द्वारा, उसमें बालकों के अधिकारों की रक्षा भी हुई और बालकों के विकास की चर्चा भी हुई। इसी आधार पर अपने आगे कहें तो खसरा रोग का उन्मूलन। खसरा रोग का उन्मूलन बालकों को खसरा रोग, छोटे बालकों को जल्दी हो जाता है, और खसरा रोग के बचाव के लिए क्या है, टीकाकरण किया जाता है, टीके लगाने का कार्य किया जाता है। तो खसरा रोग है व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता है, इसको रोकने के लिए टीके लगाने का कार्य किया गया। खसरा का टीका लगने से बालकों को अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, इस तरह पर व्यापक चर्चा हुई। तो खसरा रोग जो टीका है वो कई बीमारियों से बचाता है, जिसके कारण कि बालक बीमार न हो, कुपोषित न हो, और उसमें बीमारी के जो लक्षण आगे आने चाहिए, आगे आने की संभावना होती है वो न आए, और बच्चा एक स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए खसरा रोग का टीकाकरण किया जाता है। और आज हम छोटे बालकों को 5 तक बालक हैं, 5 साल तक के बालकों को टीकाकरण करवाते हैं।
इस आधार पर अनेक प्रकार के जो टीके हैं वो स्वास्थ्य संबंधित सुझावों को लेकर के लगाए जाते हैं ताकि बालक आगे जा कर के बीमार ना हो। इसी आधार पर अपने आगे कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता का विकास, प्रतिरोधक क्षमता का विकास। प्रतिरोधक क्षमता का विकास। बालक के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए जो कि स्वयं रोगों से लड़ सके, इसके लिए भी सुझाव दिए गए। शरीर में संक्रमण की संभावना भी बहुत कम हो, क्योंकि जितनी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी उतनी ही रोगों से लड़ने की संभावना अधिक होगी, बच्चा स्वयं रोगों से लड़ सकेगा। इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है कि वो बच्चा स्वस्थ हो, उसका पोषण सही ढंग से हो, वो उसके अंदर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न न हो और किसी प्रकार की बीमारी लंबे समय से ना हो। क्योंकि आज अपने कोरोना को देखते थे, कोरोना में भी यही कहता है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी वो ही इस कोरोना से लड़ सकता है, वो अपने आप ठीक हो सकता है। इसी आधार पर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास बढ़ावा देने के लिए फल फ्रूट है या अच्छा पोषण है, जो अच्छी जो दिनचर्या है, बच्चे का सही ढंग से पोषण हो, ये जरूरी है। यदि उसका सही ढंग से पोषण नहीं होगा तो वो हमेशा बीमार रहेगा तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह बालकों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि जब प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो शरीर में संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। यदि संक्रमण हो जाता है तो भी वो शरीर अपने आप उसको लड़ करके उस रोग से लड़ लेता है, उस रोग को दूर कर देता है। इस आधार पर बालकों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करने की चर्चा हुई। उसके लिए सही ढंग से विकास हो, खाना पीना सही ढंग से मिले, उसको पोषित भोजन मिले, जिसके लिए सही ढंग से क्या है दिनचर्या हो, दिनचर्या के अंदर उसका सही ढंग से विकास हो, शिक्षा भी प्राप्त हो उसको। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसका स्वास्थ्य जरूरी है। यदि वो स्वास्थ्य सही ढंग से रह रहा है, उसके जो शरीर के अंग सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, उसका पोषण सही ढंग से हो रहा है, तो अपने आप उसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो सुझाव दिए गए, स्वास्थ्य को संबंधी सुझाव के लिए अच्छा भोजन हो, रहन सहन अच्छा हो, इस प्रकार का आसपास का वातावरण अच्छा हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। तो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास जरूरी है, ये इस बात में चर्चा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों का पूर्ण स्वास्थ्य। बालकों का पूर्ण स्वास्थ्य। तो बालकों के विकास के बारे में उसको स्वस्थ होना जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बात कर ली है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के जो जीवाणु विषाणु हैं उनको रोकने के लिए व्यापक चर्चा हुई कि बालक में जो जीवाणु विषाणु का जो संक्रमण होता है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए टीकाकरण किया जाए, उसके लिए पोषित भोजन मिले, उसमें अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से जीवाणु विषाणु को रोकने के लिए उसका अटैक ना हो, वायरस का अटैक ना हो, और इस प्रकार से बैक्टीरिया का अटैक ना हो, पानी के अंदर, वायु के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनका जो अटैक ना हो, इसके लिए हमें सुझाव प्रस्तुत किए गए भी शुद्ध पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल करके, या बच्चों को भी जो स्वस्थ वातावरण में रखें, गंदगी में न रखें ज़्यादा, जिससे कि उनको इन्फेक्शन न हो, जिससे कि एक बार छोटे बच्चों को बीमारी लग जाती है तो वो लंबे समय तक चलती है, और वो क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान रखा जाए कि इनके जो संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। बालकों का पूर्ण स्वास्थ्य सही रहेगा तभी रहेगा जब उसका आसपास का वातावरण स्वस्थ रहे, उसके खाने पीने में स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखा जाए, उसकी अपने कह सकते हैं कि उसकी जो शुद्धता है उसका ध्यान रखा जाए। पानी के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, खान पीने में शुद्धता होनी चाहिए, खाने पीने में मिलावट न हो, ठीक है, और जो खाना पीना है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। इस प्रकार के जंक फूड है, इस प्रकार का जो भोजन है उनके लिए नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से
जीवाणु विषाणु को रोकने की भी उपाय चर्चा हुई। इस में बालकों को पूर्ण स्वास्थ्य के बनाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे स्वास्थ्य और बालक और स्वस्थ विश्व का सपना साकार हो सके। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व के जो बालक हैं वो स्वस्थ रहें। जब बालक स्वस्थ रहेंगे तो आगे जाकर फिर संपूर्ण विकास कर सकते, क्योंकि बालक स्वस्थ है तो आगे चलकर नागरिक बनेंगे। तो बालक स्वस्थ है तो आगे जो नागरिक है वो भी स्वस्थ होंगे, वो अच्छी तरह से अपना पोषण भी कर पाएंगे, और यदि वो सही ढंग से स्वस्थ हैं तो शिक्षा भी सही ढंग से ग्रहण कर पाएंगे और समाज के अंदर अपना जो उत्तरदायित्व निभा पाएंगे, देश के विकास में सहयोग दे पाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजना हो सकती थी, सुझाव हो सकते थे, वो उन्होंने दिए थे। इस प्रकार हमने आज देखा है कि पोलियो को मिटाने का संकल्प के प्रति सुझाव दिया गया, टिटनेस के बचाव के लिए सुझाव दिया गया, डायरिया के रोग से बचाव के लिए सुझाव दिया गया, विटामिन ए की खुराक जिससे कि अपने आँखों के लिए या फिर अपने खून की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया, आयोडीन के नमक का प्रयोग करने के लिए जिससे कि घेंघा रोग दूर होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है, प्रोटीन युक्त भोजन अच्छा स्वस्थ हो, प्रोटीन युक्त हो, जिससे कि बालक का विकास सही ढंग से हो सके। खसरा जो टीका होता है, खसरे का जो टीकाकरण किया जाता है वो कई रोगों से बीमारी को बच्चों को बचाता है। बीमारी बच्चों को बचाने से वो बीमारियों का उन्मूलन हो जाता है, जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहता है और आगे सही ढंग से विकास कर पाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे का सही विकास हो, खान पान सही हो, रहन सहन सही हो, जिससे कि उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो सके। बालकों के पूर्ण स्वास्थ्य पर भी संकल्प लिया गया कि बालकों का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ बालक है आगे नागरिक बनेगा और देश के कार्य में सहयोग करेगा। तो आज तक के लिए हम स्वास्थ्य संबंधी जो सुझाव हैं वो उसका अध्ययन किया है। कल हमने इसकी जो उत्तरजीविका या शिशु स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से बालकों की शिक्षा, पोषण और संरक्षण संबंधी जो सुझाव दिए थे यूनिसेफ ने, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।